अरे बताओ मेरे भाई, बताओ। बता, पूछा तो बता देता। देखिए ज्यादा नंबर इसलिए आते थे क्योंकि हम सीखते और कॉपी हमेशा एक्सपर्ट की करते थे। आप क्या हर किसी की कॉपी कर लेते? हम कॉपी करने से पहले देखते थे कि किसकी कॉपी हमें करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी। तो एग्जाम से पहले हम लिस्ट बना लेते थे कि होशियार बच्चे कौन है, और फिर कौन किसमें होशियार है उसकी लिस्ट बनाते थे। मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो एक से कॉपी नहीं करते थे। मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर में कौन होशियार उससे कॉपी करते थे। ट्रिग्नोमेट्री में ये होशियार है तो ट्रिग्नोमेट्री की कॉपी इसी से करेंगे। परसेंटेज में ये होशियार है तो परसेंटेज की कॉपी इसी से करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ये होशियार है तो प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी इनसे करेंगे। और एग्जाम होता तो उनसे भी ज्यादा नंबर हमारे आते, क्योंकि वो सारे लोग अपने दिमाग से पास होते, हम सबके दिमाग से पास होते। और यही कामयाबी का मंत्र है। किसी भी जगह से सीख सकते हो, किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हो। सीखने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या सीखना है और क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। कॉमन सेंस होना चाहिए। सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। हेलो, समझो मेरी बात। तो जो नाली में शराबी होता है ना, जो नाली में लौट रहा होता है, हम उसको गुरु बना लेते हैं, सलूट करते हैं। मैंने कहा भाई साहब डेमो करके बता दिया तो ठीक रहा, नहीं तो हमारा भी हाल यही हो जाता। समझ रहे मेरी बात? सीखने के लिए कहीं से भी सीखा जा सकता है, कोई एक व्यक्ति के गुरु होने की जरूरत नहीं है सीखने के लिए। तो जैसे तैसे हम बीकॉम हो गए। 10 दिन तक घर में शांति रही। 10 दिन बाद पिताजी ने हमें अपने रूम में बुलाया। हम हमेशा की तरह रूम में गए। 10 फीट डिस्टेंस बिठाकर खड़े होते। बताता हूं ना 10 फीट की बात। तो अब बोले वो याद रखना, वो लास्ट तक काम आएगा। 10 फीट दूर खड़े रहकर गर्दन नीचे करके पिताजी से बोला, हाँ पिताजी। तो पिताजी ने पहली बार हमें इतना तजीब अदब से बात की, इतना प्यार से, और बोला, देख बच्चे, अब तू ग्रेजुएट हो चुका है, अब तू एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका में आ चुका है। अब तुझे परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीवन भर परिवार ने तेरे लिए कुछ किया। इसलिए परिवार के इकोनॉमिकल स्टेटस को ठीक करने के लिए अब तुझे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एक अच्छी सी नौकरी शुरू कर देनी चाहिए। प्यार से बोला। तो पिताजी का प्यार देखकर हमारी भी एकदम अंदर से बोलने की इच्छा हुई। तो मैंने गर्दन को नीचे करके बोला, पिताजी मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नौकरी करता है उससे डबल तो मैं अभी कमाता हूं। तो पिताजी ने गुस्से में गर्दन नीचे करके बोला, चुप! वापस फॉर्म में आ गए पिताजी। पिताजी कहते, फालतू की बातें मत कर मेरे सामने, बेवकूफ, अब बड़ा हो गया तू, शादी लायक एज हो गई तेरी, थोड़े दिनों बाद शादी होगी, संबंध आएंगे, लड़की का बाप मेरे से आकर पूछेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, गैस का सिलेंडर ब्लैक करता है। पिताजी की समस्या कुछ और ही थी, और पिताजी ने जबरदस्ती मुझे उनके दोस्त की मदद से प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू करवा। ये जीवन का फलसफा है मेरे भाई। तुम्हें हमेशा वही करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाहते। इसी का जीवन मतलब होता है। अगर तुम जो चाहते हो वो हो जाए तो फिर तुम अल्लाह हो, भगवान हो, तुम इंसान हो, जब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इंसान हो, आप सोच सकते हो ऐसा होना चाहिए, लेकिन 99.9999% लोगों के जीवन में वो कभी भी नहीं होता जैसा वो सोचते हैं, क्योंकि ये जीवन है। मैंने कसम खाई थी कि नौकरी नहीं करूंगा, और अल्लाह ताला और भगवान ने मेरे लिए नौकरी का ही बंदोबस्त, और मुझे जबरदस्ती एक कंपनी में नौकरी लगवा दी गई। मैं सुबह शाम टिफिन लेकर जाने लगा। आम आदमी की जीवन हमें मिल गया, लेकिन नौकरी के दौरान भी हम सीधे सीधे काम नहीं करते, क्योंकि जीवन में एंटरप्रेन्योरशिप का गुण आ चुका था कि आगे बढ़ना है तो हटके करना पड़ेगा,
दुनिया से अलग करके करना पड़े। ये बातें दिमाग में फिट थी, इसलिए नौकरी के दौरान क्या करते थे, जल्दी फ्री होते थे ना तो बॉस की केबिन में जाते थे। बॉस हमें और काम बता देता था। उस समय हमारी कंपनी के सारे लोग मुझे बेवकूफ कहते थे, उल्लू का पट्टा कहते थे कि अरे जल्दी फ्री हो गया तो चाय की केबिन पे आ जा, मस्ती से चाय पियेंगे, बातें करेंगे। जल्दी फ्री हो गया तो बॉस की केबिन में क्यों गया, बॉस तो फिर काम बताएगा ना। तो उस समय भी हम अपने दोस्तों से कहते थे कि जो बनना है वहीं जाना चाहिए। अगर चाय बनाना सीखना है तो चाय की दुकान पर जाना चाहिए, और बॉस बनना सीखना है तो बॉस की केबिन में जाना चाहिए। बॉस के इतना नजदीक जाते थे कि बॉस रोज हमें नए काम बता देते थे। काम तो एक्स्ट्रा होते थे लेकिन हमें रोज नया सीखने का मौका मिलता था। बॉस इतना खुश होता था क्योंकि मैं वो काम करता था जो पूरी कंपनी में कोई नहीं करता था। बॉस हमेशा मेरे पास रहता था, मेरे कंधे पर हाथ लगाए रखता था और सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मुझे दिलवाता था। और उसका नतीजा था कि मैंने पूरी कंपनी में रिकॉर्ड बना दिया। 6 साल की नौकरी में 12 इंक्रीमेंट। 6 साल की नौकरी में 12 इंक्रीमेंट लिए मैंने, और 1998 में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक हो गई। हेलो, 13,000 बेसिक। कलेक्टर की बेसिक सैलरी 1998 में 9,998 होती थी। 9,998 कलेक्टर की सैलरी, और मेरी हो गई 13,000 बेसिक। एज कितनी, 26 साल। सब कुछ जीवन में ठीक। कंपनी की तरफ से कार मिली हुई थी इधर उधर जाने के लिए। हमने अपना खुद का स्कूटर खरीदा, अलमल वेस्पा 150 NV। वो स्कूटर आज भी हमारे पास है। अभी हमने 25 करोड़ रुपए का मकान बनाया, उसके अंदर स्कूटर महाराज का मंदिर बनाया है ना। कोई आया भीलवाड़ा हमारे घर में, और काफी लोग हैं, तो वेरी गुड। आप सब लोगों को भी इन्विटेशन देते हैं कि आप भी घर में आइए। तो घर के चारों तरफ आप घूम सकते हैं बिना टेक्निकल बने, लेकिन टेक्निकल बनेंगे तो घर के अंदर जा सकते हैं। और ओपन टू ऑल है। और स्टार रूबी बनने के बाद अलग से उनके लिए 2 रूम बनाए हैं। अगर स्टार रूबी बन गए तो फिर भीलवाड़ा में आपको दूसरी जगह रुकने का मौका नहीं मिलेगा, मेरे घर पे ही रुकना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास था, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था। नौकरी के साथ भी कभी भी शांत नहीं, कभी भी मुझे नहीं लगा कि यही मेरा अंतिम पड़ाव है। आदमी का जीवन खत्म तब हो जाता है जब वो जो कर रहा होता है उसमें सोच लेता है कि यही चलता रहेगा। खुश नसीब हैं आप, शायद आप इससे परे हैं तभी इस मीटिंग में आए। अगर आप सोच रहे थे कि नौकरी चल रही है, चलती रहेगी, एक दिन रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो आप यहाँ नहीं आए। अगर आपका बिजनेस चल रहा है और आप सोच रहे थे कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, यही चलता रहेगा, तो आप यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन आज आप यहाँ पर आए, इसका मतलब आप मेरी साथ थोड़े नजदीकी रखते। मैं नौकरी के साथ उल्टे पुल्टे काम करता रहा। कंपनी मुझे मार्केटिंग टूर के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई भेजा करती थी। मैं छपरा में आता था, महाराजगंज छपरा के पास है ना, वहां पर आता था। वो उस समय इतना हालत खराब था बिहार का कि डीलर है ना हमारे मकान में बंद कर देता था। शाम की 5:30 बजते ही वो कहता नहीं, हम कहीं नहीं जाने देंगे। मैंने कहा रिजर्वेशन है, आपको कोई बाहर नहीं गया रिजर्वेशन, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ताला लगा देते, खुद अंदर, परिवार अंदर, अंदर से ताले लगा के। और मैंने कहा ये किसी जगह पर आ गया, क्योंकि राजस्थान में उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने वैसा बिहार देखा। सब कुछ ठीक, लेकिन नौकरी उल्टी पुल्टी करते थे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जाते थे। सारे लोग रात की 8 बजते ही सारे सेल्समैन इकट्ठे हो जाते और सब ढक्कन खोलकर पार्टी करते। किस चीज का ढक्कन खोलते समझाओ कि समझ रहे? आई लव यू, बहुत अच्छे लोग सब एडवांस में समझते जा रहे, तो मुझे कम समझाना पड़ रहा है। हाँ, सब ढक्कन खोलकर पार्टी करते। हम ढक्कन नहीं खोलते, हम क्या करते थे, सिटी घूमते थे। जैसे शाम की 5-6 बज जाती, सारी होलसेल की दुकान बंद हो जाती, तो हम उसी शहर में घूमते, पता लगाते। कलकत्ता में जाते थे तो कलकत्ता में घूमकर पता लगाते थे कि इस कलकत्ता में ऐसा क्या मिलता है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता। मैं कलकत्ता से उठा के ले जाऊंगा, भीलवाड़ा में बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा। पूरे दिन भर दिमाग में बेच दूंगा, चलता ही है। इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच। कभी 3,000 का सीडी प्लेट ले जाते चाइनीज, कलकत्ता से 4,000 का भीलवाड़ा में बेच।
₹250 ₹300 की हेनरी हिल की शर्ट आती थी, हम उसको भिलवाड़ा में ले जाके 350 में बेच देते। और ऐसा करते करते धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि कौन सी चीज कहां बिकती। हमारा दोस्त हमें उसके भाई की शादी थी, भिलवाड़ा के मार्केट में ले गया, उसने वहां से 350 में शर्ट खरीदी, हेनरी हिल, कोरियन की कंपनी थी। मैंने नाम ही पहली बार सुना। मैंने कहा ये क्या? वो कहे भाई ये स्टेटस का मामला है, हेनरी हिल की शर्ट पहन रखी है। तो मैं थोड़ा सोचा, चला गया। उसके बाद मेरे को टूर पे भेजा गया, मैं कलकत्ता गया। कलकत्ता की गलियों में घूम रहा था तो एक मकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, हेनरी हिल। मुझे एकदम रिलेट हो गया। मैंने कहा यार वही शर्ट है, और नीचे लिखा हुआ होलसेलर। मैं उसके अंदर घुस गया। मैंने कहा अगर मैं ऐसा कारोबार करूं तो कैसे, क्या क्या? तो उसने मुझे बताया कि आपको ₹350 मिल जाएगी। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने 100 शर्ट इधर उधर से पैसे उधार लेके डीलर से 100 शर्ट एक साथ अपने बैग में भरी, सैंपल सारे वहीं पे छोड़ डीलर के यहाँ पर, और भिलवाड़ा में उस शर्ट को बेचने लगा। अब भिलवाड़ा में बवाल मच गया, क्योंकि जो शर्ट 350 में मिलती थी मैं 300 में बेचने लगा। बड़े बड़े होलसेलर आने लगे, उनका आप लाए कहां से? इतनी सस्ती तो हमारे पड़ती नहीं, क्योंकि 350 तो इसकी होलसेल की रेट है। कलकत्ता जाना पड़ता है, आने जाने का खर्चा देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, 2-3 दिन खराब होते हैं, पैसा लगता है, तब जाकर हम 350 में बेच पाते हैं। आप जैसे बेच रहे हो 300 में। मैंने कहा तुम्हें जो करना पड़ता ना वो मुझे कंपनी फ्री में देती है। आने जाने का खर्चा फ्री में, रुकने का खर्चा फ्री में, खाना पीना भी फ्री में, और फिर दिन के पैसे का सैलरी और से मिलती है। मैंने उन परिस्थितियों में से भी अपॉर्चुनिटी ढूंढा। उसका नतीजा यह हुआ कि जब मेरी 13,000 की सैलरी थी ना, तब 13,000 एक्स्ट्रा इनकम हुआ, 26,000 रुपए पर मंथ का। 1998-99 में 26,000 का मतलब जानते मनोज जी? 1998-99 में 26,000 का मतलब रणजीत जी इतना है कि अभी के 3.25 लाख रुपए पर मंथ के बराबर। अभी कोई 3.25 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, उस समय का 26,000 रुपए कमाता, बराबर है। प्रश्न यहां से शुरू होता है। नाउ द सेमिनार इज स्टार्ट। अभी तक मैंने आरसीएम की एक लाइन भी नहीं बताई है आपको।